नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल D+B ट्यूब पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पर? आज हम लोग बात करेंगे ईवीएस के दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, दो महत्वपूर्ण विषयों पर। वो विषय क्या है एक बार देख लेते हैं। पहले विषय रहेंगे आपके, पहले तो रहेगा आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसे आप जैव विविधता हॉटस्पॉट भी कहते हो। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति होती है उस पर। तो आज सबसे पहले जो देखिए, हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था? हमने पिछली बार डिस्कस किया था जो फूड चेन होती है, जो फूड वेब होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा हमने। जो हमारे बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल जो हमारे पिरामिड होते हैं, तीन टाइप के, संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड, ये तीनों हमने देखे। तो उसी टॉपिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज देखेंगे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को। और ये मैं बता दूं कि आप में से ही किसी ने कमेंट में बोला था कि सर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को एक्सप्लेन कर दो, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और ये आपके सीटेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। इसका मतलब क्या है कि कोई वो एरिया, मतलब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो आप बोलते हैं ना विशेषता, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो एक बार देखेंगे। तो यहां उच्च विविधता होती है, मतलब हाई डाइवर्सिटी होती है। एक ही किसी भी मतलब कोई भी जानवर है, उसकी अलग अलग प्रजातियां आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। जैसे कोई एक बकरी है, ठीक है। अब एक बकरी तो एक हमारी पूरी कम्युनिटी होगी, उसमें और कितनी सारी प्रजातियां हैं, कितनी उसकी नस्लें हैं, वो सब क्या हो जाएगा, वो उसकी डाइवर्सिटी हो जाएगी। मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पशुओं का पाया जाना और उन पशुओं के भी अलग अलग प्रकार का पाया जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं या डाइवर्सिटी बोलते हैं। उसके बाद क्या बात आती है कि आजकल जो ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, ये क्यों बन जाते हैं? कोई भी एरिया, कोई भी नॉर्मल एरिया, अभी तक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, कोई भी नॉर्मल एरिया जहां काफी सारी विविधता पाई जाती है, धीरे धीरे क्या होगा, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी देखी जाएगी, मतलब मानवीय हस्तक्षेप देखा जाएगा जो उसे नुकसान पहुंचाने लग जाता है। और ये सच्चाई है, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि मनुष्य ने कभी किसी को फायदा पहुंचाया हो। क्या करता है कि अपने इस्तेमाल को व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है मानवीय गतिविधियों के द्वारा, मतलब मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा। उसके बाद बात आती है कि धीरे धीरे वो जो प्रजातियां होती हैं वो घटने लग जाती हैं। अब वो किसी जानवर की भी प्रजाति हो सकती है, वो किसी पेड़ पौधे की भी प्रजाति हो सकती है, तो वो घटने लग जाती है। उसके बाद बात आती है कि पहली बार बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम किसने लिया था या फिर उसकी अवधारणा किसने रखी थी? तो सबसे पहली बार 1967 में इसका यूज हुआ था, 1967 में इसका यूज हुआ था, प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया था इस शब्द का। लेकिन इसे अच्छे तरीके से डिफाइन करके इसे प्रस्तुत किसने रखा, इसकी अवधारणा किसने रखी? तो वो थे नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स ने इसकी अवधारणा रखी कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। कब रखी? 1988 में, 1988 में इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करके इसे सामने रखा गया समझाने के लिए। अच्छा, अब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की सबसे बड़ी बात क्या होती है? तो बायोडायवर्सिटी की सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहां जो भी आपको मिलेगा वो एंडेमिक मिलेगा। एंडेमिक का क्या मतलब होता है? एंडेमिक का मतलब होता है क्षेत्रीय। मतलब मान लो कि ये कोई तुलसी का पौधा है, वो सिर्फ आप ही के घर में मिलता है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, तो आपका घर क्या बोल दिया जाएगा? आपका घर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर पे अलग अलग तरीके के तुलसी के पौधे मिलते हैं जो बाहर किसी के घर पे नहीं मिलते। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, बाकी इसके रूल बताऊंगा कि किसे आप लोग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट कर सकते हो। तो क्षेत्रीय उसे बोलते हैं। अब मान लो कि आपने उनमें से कोई एक तुलसी का पौधा उठाया और अपने किसी दोस्त को दे दिया कि ले जा और अपने घर पे रख लो। तो हुआ क्या कि आपका दोस्त उसे अपने घर पे लेके गया, कुछ दिन रखा, उसमें पानी डाला, खाद डाली, सब किया, लेकिन उसके बाद भी वो पौधा मुरझा गया और खत्म हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि उसके लिए बाहर आपके घर के अलावा कोई भी क्षेत्र फेवरेबल नहीं है, सहायक नहीं है बढ़ने के लिए। तो इस वजह से एंडेमिक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी जगह जिसके बाहर वो प्रजाति पनप नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, सरवाइव नहीं कर सकती, जिंदा नहीं रह सकती, उसे कहेंगे एंडेमिक। तो ये आपकी क्या हुई? ये आपकी छोटा सा
परिचय हो गया आपका किसके लिए, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए। अब बात करेंगे रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। नियम होते हैं कि आपके पास कम से कम 1500 प्रजातियां उस क्षेत्र में होनी चाहिए अलग अलग चीजों की, तब जाके वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट किया जाएगा। 1500 क्यों? क्योंकि 1500 का मतलब है कि पूरे संसार का आधा प्रतिशत, अगर पूरे वर्ल्ड के आधा प्रतिशत जितनी बराबर आपके क्षेत्र में कोई भी प्रजाति है तो उसे हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा 70% जो है उसका आवासीय क्षेत्र, मतलब 70% उस प्रजाति का आवासीय क्षेत्र जो है वो डिस्ट्रक्टेड हो जाना चाहिए, मतलब उसे खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद वो किसी भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट किया जाएगा। वापस से रिपीट कर देता हूं, यहां दो अलग अलग बातें हैं। देखो, ये बात है एक कि या तो पूरे संसार की आधा प्रतिशत जितनी बराबर आपके पास क्या हो, वनस्पति हो या कोई भी नस्ल हो या कोई प्रजाति हो, मतलब 1500 संख्या में 1500 प्रजातियां होनी चाहिए। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, अगर आपके यहां अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी है तो उन प्रजातियों का 70% आवासीय क्षेत्र जिस दिन जो है संकट आपन्न हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, 70% खत्म हो चुका होगा, सिर्फ 30% बचा होगा, उस दिन उस क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट कर लिया जाएगा। तो ये इसके दो रूल हैं। अब आप कहेंगे कि सर कोई एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल के लिए डोडो नाम का पक्षी था। डोडो एक ऐसा पक्षी था कि अगर उसने कोई फल खा लिया और उसके बाद जाके कहीं बीट कर दी, बीट मतलब उसका वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो कर दिया तो वो बीज जो है वो उग जाएगा। ये उसकी खासियत थी, बाकी किसी पक्षी में ये खासियत नहीं है। तो डोडो पक्षी जो है वो मॉरिशस में पाया जाता था। ठीक है, मॉरिशस एक द्वीप मान लो आप, तो वहां पाया जाता था, लेकिन वहां के लोगों ने इसका इतना शिकार कर दिया कि ये खत्म हो चुका। ठीक है, हमारे इंडिया के दक्षिण जो क्षेत्र है हमारा, मतलब इंडिया के ओवरऑल मास से नीचे की तरफ ये डोडो पक्षी पाया जाता था। उसके बाद है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट अगर आप पूछा जाए कि इंडिया के कौन सी जगह ऐसी है जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट की जाती है, तो एक तो आपका पश्चिमी घाट हो गया और दूसरा आपका पूर्वी हिमालय हो गया। ये दो एरिया ऐसे हैं जो आपके बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट किए जाते हैं इंडिया के। ठीक है, उसके बाद ये बात आती है कि सर ठीक है, इंडिया के आपने बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया, रूल बता दिए, अब ये बताओ कुल मिला के हैं कितने। तो ओवरऑल आपके वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 35 हॉटस्पॉट है। कुल मिलाकर 35 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, और जिनमें से सबसे बड़ा है ट्रॉपिकल एंडीज, मतलब जो आपका उष्णकटिबंधीय एंडीज क्षेत्र है वो आपका सबसे बड़ा जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो माना जाता है। ठीक है, अब एक और चीज मैंने कभी आपको नाम बताया होगा, मेडागास्कर का नाम बताया होगा। तो मेडागास्कर एक ऐसा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसकी कुल जितनी भी वहां की वनस्पति या जितने भी वहां का वन्य जीव होगा, उसका 95 से 98% भाग खुद मतलब आप ये मान लो कि एंडेमिक है, क्षेत्रीय है, और कहीं और नहीं पाया जा सकता। ठीक है, और पहले से ही संकटापन्न है। ठीक है, ये आप कुल मिला के मान सकते हो। तो 95 से 98%, 95 से 98% यहाँ की जो भी वेजिटेशन या जो भी वाइल्ड लाइफ होगा वो एंडेमिक में काउंट किया जाता है, मतलब मेडागास्कर से बाहर वो कहीं भी नहीं पाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए क्या था, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो सारे मिलके जितने भी देख रहे हो सभी अभी के अभी क्या टाइप कर दो, यस टाइप कर दो, ताकि पता चले कि हाँ ठीक है, आपको समझ आ गया है। और अब जिसने भी पूछा था कि इसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को एक्सप्लेन कर दो, उनकी तरफ से मैं खास रिस्पॉन्स चाहता हूं कि क्या अब पूरा समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये मैंने 3 ईयर के नाम लिखे हुए, एक है 1894, दूसरा नाम है 1952 और तीसरा नाम है 1988। ये 3 आपके ईयर के नाम है, वर्षों के नाम है। अब इनके बारे में मैं क्या बताने वाला हूं, इनके बारे में आपको बताने के लिए ये है कि जो हमारी भारतीय वन नीति है, ये इसके बारे में कुछ ईयर है, खास ईयर है। सबसे पहले 1994 में
जन सामान्य कल्याण के लिए जो है वन नीति लाई गई थी। ठीक है, जन सामान्य के लिए कि उसमें सभी का कल्याण देखा जाएगा, लेकिन उसमें संशोधन की कुछ गुंजाइशें थी और समय के चलते चलते जैसे समय बदलता गया वैसे बदलाव की जरूरतें इसमें आती गई, जिसके बाद हमने जो प्रथम संशोधन किया वो 1952 में किया। क्या किया ये देखिए, मैं लिख भी देता हूं यहां, वन नीतियां हैं ये। ठीक है, वन नीति है। तो 1952 में इसमें पहला संशोधन किया गया, क्या बोलकर कि 1952 में जरूरत पड़ी कि जो भी जरूरतें हैं, मतलब संरक्षण और उत्पादन में क्या करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इस चीज के लिए जोर दिया गया। 1952 में कंजर्वेशन और प्रोडक्शन को इक्वल बैलेंस में चलना चाहिए, ये सोच यहां रखी गई सामने। और क्या हुआ कि संरक्षण की वजह से उत्पादन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उत्पादन बंद नहीं होना चाहिए, और उत्पादन बढ़ने की वजह से संरक्षण पर जो है खतरा नहीं आना चाहिए। ये विचारधारा 1952 में रखी गई। तो उसके बाद 1988 में क्या किया गया, 1988 में यह किया गया कि जो भी वहां की क्षेत्रीय या स्थानीय जरूरतें हैं उनकी आपूर्ति की जाए, उनका हनन ना किया जाए संरक्षण के नाम पर, तो उसके लिए विचारधारा रखी गई। तो ये तीन नीतियां आपकी किसकी हो गई, तीन नीतियां हो गई आपकी वन नीति, और ये पूरा टॉपिक आपका किसका हो गया, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का। अब इन तीनों में डिफरेंस आपको याद रहेगा ये मैं उम्मीद करता हूं, और बाकी ये टॉपिक आपको पूरा समझ आ गया होगा ये मैं मानता हूं। अगर कोई भी दिक्कत अभी भी हो तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है कि आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया, और अब मेरा टारगेट यही रहेगा कि जो आपको समझ नहीं आया वही मैं हर रोज एक्सप्लेन किया करूंगा। तो इसी के साथ आज की क्लास के लिए भाई लाइक बटन दबा दो जल्दी से, जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है आप लोगों को तो मेरी बात पहुंचती है और कंसेप्ट आपको अच्छा लगता है। शेयर कर देना इसे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और आपका स्टडी सर्कल बड़ा हो पाए। जो फर्स्ट व्यूअर है वो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ये हमारा सेकंड चैनल है DSSB ट्यूब, इसे क्या करो सब्सक्राइब कर लो। और बैक टू स्कूल नाम से हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, आपको कहां मिल जाएगी, प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लो, फ्री मॉक टेस्ट आपकी PDF और नोट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वापस से, किस टाइम, कल मिलेंगे वापस से 7 बजे बैक टू स्कूल पर और 8 बजे DSSB ट्यूब पर अपने लाइव सेशंस में। आज के लिए इतना ही, ओवर करते हैं आज के लाइव सेशन को।